Hello and welcome everyone. So hope all of you are good and you have done paper that is called the set examination, which is conducted or held on 15th of June. So I have a question paper. I think it is from D series. So सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर था. So that is the first question. एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और जिस स्पेक्ट्रम में ये पूछा गया है कि यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रम बेसिकली किससे रिलेट करता है, राइट. सो वेरी फंडामेंटल वेरी नाइस क्वेश्चन. बेसिकली ये जो ग्राफ है आप एल्सवेयर के पेपर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. नाउ लुक टू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा इसको कैसे सॉल्व किया होगा या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है. सो बेसिकली पर सेंटीमीटर दिया है, मीन्स प्रोबेबली इट इज़ अ वाइब्रेशन टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम. और इसका आंसर जो है वो एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर द एनी डायटॉमिक सिस्टम. सो द आंसर मस्ट बी ए. So this is a typical PQR branch envelope for the perpendicular vibrational of a linear polyatomic molecule. Now that is the actual spectrum is given. Okay, so the answer should be A. Now look to the question number 22. For a molecule to be a Raman active, now you know that Raman spectroscopy is deal with the what we are simply say there must be a change in molecular polarizability, right. So क्या होता है जब भी हम रमन एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट नहीं देखते हैं. नो प्रॉब्लम, इट मस्ट हैव पोलराइजिबिलिटी, ये तो सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पे. बट जब पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? जब मॉलिक्यूलर में कुछ मोशंस क्रिएट होते हैं, उन मोशंस की वजह से मॉलिक्यूल में पोलराइजिबिलिटी चेंज होती है. सो दैट्स वाई योर सी इज़ द करेक्ट आंसर पर्टिकुलरली फॉर दैट क्वेश्चन. यानी कि डाइपोल मोमेंट तो हम बताते हैं कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन क्राइटेरिया है. ओके, सो यहाँ पर और यहाँ पर आप तो सीधा सीधा इसको निगलेक्ट कर सकते थे. अब रहा मस्ट हैव पोलराइजिबिलिटी, नो प्रॉब्लम, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर मॉलिकुलर मोशन देयर मस्ट बी अ चेंज इन मॉलिकुलर पोलराइजिबिलिटी. सो दैट इज द प्रॉपर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पर देखिए आपको क्या एक न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ यहाँ पे. प्रोवाइडेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज़ व्हाट अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर. सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पॉपुलेशन कैसे होता है. ठीक है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, दैट इज़ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आई की वैल्यू दी है. और आपको पता है आई जो होता है ना, वो आई इज इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, दैट इज़ आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फार्मूला टू प्रेडिक्ट दी. और ये दिया हुआ है सब. अब जनरली क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बताता है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है, राइट. सो लेट्स एग्जांपल आई विल कॉल दैट E0 एंड E1 इज एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो जनरली पॉपुलेशन जो होता है ना, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होता है. यानी कि हम ये बता सकते हैं कि देयर मस्ट बी स्लाइटली हाई पॉपुलेशन इन ग्राउंड लेयर कंपेयर टू दी एक्साइटेड स्टेट नाउ. ओके, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अ कंपाउंड शोज अ पीक एट 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड रिलेटिव टू द रेफरेंस पीक ऑन द NMR इंस्ट्रूमेंट working at 60 megahertz. What is the chemical shift in tau of the compound? अब यहाँ पर केमिकल शिफ्ट आपको पूछी है किसमें, डेल ppm में नहीं पूछा है. आपको किस में पूछा है, उसने टाउ में पूछा है. ओके, और हमको ये पता है कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होती है वो डेल में हम काउंट करते हैं, जिसकी रेंज होती है 0 to 10 और 14 समथिंग लाइक दैट. अब यहाँ पर आपको जो पूछा गया है वो है टाउ. और टाउ क्या होता है, टाउ होता है 10 माइनस डेल्टा. उसमें से आपको जो भी केमिकल शिफ्ट आएगी उसमें से 10 से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. चलिए, निकालने का बहुत ही सिंपल सरल फार्मूला है. द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कंपाउंड, जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसकी प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी माइनस प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस. ठीक है, डिवाइड बाय क्या आता है, उसका इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी. उसका क्या आएगा, आपका इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी. आपको क्या दिया है, आपको दिया है 240. सो 240 माइनस रेफरेंस आपका 0 कंसिडर करते हैं.
240 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी किस में है आपकी 60 मेगाहर्ट्ज बोला है, यानी कि 10 टू द पावर 6। सो 240 माइनस 0 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया। और सो आंसर आपका कितना आना चाहिए, 240 डिवाइड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि आपका आंसर जो है ये आता है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 आपका आएगा ppm। सो योर आंसर इज 4 इन डेल, किस में आ रहा है आपका डेल में, लेकिन आपको क्या पूछा है उन्होंने, आपको पूछा है टा। सो अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल दे रोट द आंसर एज अ 4 ppm, बट टाउ की जो इक्वेशन है वो क्या है 10 माइनस डेल्टा। सो 10 माइनस डेल्टा अगर आप करोगे तो योर आंसर शुड बी 6 ppm। ओके, सो नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग आंसर इज व्हाट द 6 ppm। ओके, सो पार्ट्स पर मिलियन में पूछा है आपको, बट दे इन आस्क इन द टाउ। सो ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पर आपकी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, सो अब इस सवाल का आंसर इस तरह से था आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 25, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। सो क्या हो सकता है 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में हम जब देखते हैं तो फॉर अ फ्री रेडिकल कंटेनिंग 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, लाइन्स ऑकर एट 330.2 एंड 332.5, राइट, ऐसे तीन आपको उन्होंने दिए हैं, 2 सिग्नल्स आपको दिए ना 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन के लिए। आपको हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट ए निकालना है उनके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, 332.5 क्या करेंगे सबसे पहले, देखो 332.5 माइनस, राइट, 330.2, इसका जो आंसर हम सब्सट्रैक्शन के स्टेप 1 आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है। सो 2.3 आपका आएगा mt एंड 334.8 माइनस 332.5, इसका आंसर भी कितना आता है 2.3। सो द हाइपर फाइन कांस्टेंट जो है इसके लिए ये आपका आएगा कितना 2.3 mt। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट Be3 plus have same orbital radius as that of the ground state of the hydrogen atom, यानी कि जो Be3 plus है वो इन विच स्टेट Be3 plus का जो स्टेट रहेगा वो किसके जैसा होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड स्टेट का कौन सा होना चाहिए बेसिकली। ओके, Be3 plus will have the same orbital radius than that of the ground state of the hydrogen atom. Now see Be3 plus बेरिलियम बेसिकली नंबर 4 पे आता है, राइट, और हमको ये कंपैरिजन करना है ऐसे Be3 plus इज इक्वल टू H1, करेक्ट। सो अब इसको हमको देखना है, राइट, ये वाला हमको टैली करना है यहाँ पर, और इसका फार्मूला क्या होता है, दैट रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है फॉर हाइड्रोजन एटम द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर द बेरिलियम द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4 नो। तो यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशन, n स्क्वायर बाई है ना, वो आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे यानी कि रेडियस ऑफ Be3 प्लस कॉमा n इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कॉमा 1, यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी। ठीक है, ऐसा होगा आपका। सो हियर n स्क्वायर बाई 4 इंटू a0 is equal to 1 square by 1 is equal to what is 0. So the answer should be n is equal to 2 now. For hydrogen सेम ऑर्बिटल की हम बात करेंगे तो B3 प्लस का जो स्टेट होना चाहिए वो कौन सा होगा आपका 26 नंबर का आपका सी आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गेट दैट, yes,
27 28, हाँ ये भी आपका इट इज़ पर्टिकुलर फ्रॉम स्लेटर डिटर्मिनेंट्स से हम इसको निकाल सकते हैं. सो यू कैन रेफर एनी फिजिकल केमिस्ट्री बुक, सो यू विल गेट दैट आंसर. Now next to the question number 29, the significance of weight average, that is MW, and what the number average, okay, that is MN, molecular weight, इनका बेसिकली क्या रिलेशन होगा और इनका सिग्निफिकेंस एक दूसरे के ऊपर कैसे होगा वो हमको निकालना है. सो जनरली क्या होता है कि MW मतलब होता है वेट एवरेज, MW मतलब हो गया वेट एवरेज, और MN जो होता है ना वो होता है मॉलिकुलर नंबर एवरेज होता है वो. सो इन जनरली क्या होती है कि मॉलिकुलर वेट जो होता है ना, यानी कि वेट एवरेज जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है फॉर हाई मॉलिकुलर वेट के लिए कंपेयर टू डी MN के लिए. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये वाला. ओके, देन yes, a sharp absorbance in case of the silver and gold nanoparticles observed in UV visible spectroscopy is attributed to. Now see, UV spectroscopy जो है एक sharp peak दिखाता है in silver and gold nanoparticles. It is because of what the free electrons which are oscillate on the metal surface now. So oscillation of what the free electrons on the metal surface, so that is the reason, and that's why it give the sharp one can say the absorbance in particular the gold, okay, and what the AU nanoparticles. Okay, so इनमें आपको ऐसा दिखेगा. So because of what the oscillation of what the free electron on the metal surface. ठीक है, चलिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि मेजर सोर्स जो होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल CO2 emission other than vehicular emission is an arc. So generally इंडस्ट्री जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर हो सकता है. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ही बेसिकली जो है CO2 का इमिशन होता है. अब पोस्ट इंडस्ट्रियल में यहाँ पर सीमेंट या फिर फार्मास्यूटिकल से तो नहीं होगा, बट सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर आल्सो द मेजर कॉज ऑफ फॉर द CO2 इमिशन. जनरली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो है वो एक सूटेबल इसका आंसर होना चाहिए था. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर अ ब्यूटाडाइन molecule the energy values of level obtained by using what the HMO theory. okay, यहाँ पर क्या होता है, देर आर 4 लेवल्स आर इज ऑब्टेन. सो एक सबसे पहले जो लेवल होती है ग्राउंड स्टेट वाली, जिसको हम बताते हैं अल्फ़ा प्लस 1.61 बीटा 618 है वो. उसके बाद आता है आपका अल्फ़ा प्लस 0.618 बीटा. देन नेक्स्ट टू दैट आपका आएगा अल्फ़ा माइनस 0.618 बीटा, एंड एट द एंड अल्फ़ा माइनस 1.618 बीटा. ओके, दीज आर दी लेवल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय HMO थ्योरी. सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस वाला जो है ये सबसे मतलब 2 नंबर का जो है ये सबसे पहले आना चाहिए. ओके, सो 2 नंबर का कहाँ पर आ गया, मतलब सी में ही एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है. उसके बाद हम देखते हैं 0.618 प्लस मतलब 3 वाला उसके बाद होगा. ठीक है, यानी कि दिस इज़ द व्हाट दी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में आपका ये सबसे 1 की एनर्जी सबसे कम रहेगी, यानी कि और सी जो रहेगा आपका वो करेक्ट आंसर आपका होगा इस केस में. ठीक है, नाउ द टोटल मल्टीप्लिसिटी ऑफ RS टर्म इन 5I4. अब 5I4 में 5 मल्टीप्लिसिटी है आपकी दी हुई. स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी दी है, 5, यानी कि 2s+1 आपको दिया है कितना, 5 दिया हुआ है, बराबर है. तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी स्पिन्स आर गोइंग टू बी, टोटल पॉसिबल स्पिन कितने होंगे, टोटल मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी इसकी. सो 2 इंटू हम यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको कितनी रखनी पड़ेगी. इफ़ द 2s+1 इज इक्वल टू 5 देन s शुड बी इक्वल टू 4. ओके, और यहाँ पर 1, मतलब ये द आंसर शुड बी इक्वल टू 9, ऐसा आपका आना चाहिए, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पर आप 9 आंसर प्रोबेबली इसका निकाल सकते हैं. नाउ NO2 प्लस हैज द सिमिलर शेप टू व्हाट. NO2 कैसा है, NO2 इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल. ओके, सो NO2 आपका इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा, और
यहाँ पर वाटर देखो, इट इज़ अ वी शेप मॉलिक्यूल. ओके, शेप पूछा है आपका. O3 अगेन इज व्हाट लाइक सेम टू दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और SiO2 जो है ये आपका ऐसा जा सकता है, राइट. मीन्स बोथ हैव द लीनियर शेप हम उसको बता सकते हैं. ठीक है. ओके, नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमको जो दो नंबर दिए इन दोनों को हमको सब्सट्रैक्ट करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि इसका जो आंसर है वो आएगा 0.0413. देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है कि ज़ीरो को नहीं कंसिडर करना होता है हमको, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों भी केसेस में 4 डेसिमल दिया है. यहाँ पर भी 4 डेसिमल है, यहाँ पर भी 4 डेसिमल प्लेसेस हैं आपके पास. So basically 4, 1, 3, these are the three significant figures now. Okay, so the answer should be what the C now. Okay, now hyperfine lines are expected in the EPR spectrum of tetranuclear rhodium. यानी कि आपके पास एक रोडियम है जिसके पास 4 न्यूक्लियस लगे हुए हैं. So let's say example, this is what ligand, 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 ligand. Okay, or one can say इसको हम tetranuclear rhodium बता रहे ना. Okay, so that means here we have 4 rhodium atom. Okay, not 4 ligand. So we have how many 4 rhodium atom are there. एंड यहाँ पर कहीं एक रोडियम के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन होगा. सो एक रोडियम की जो वैल्यू है वो 1/2 दी है. सो अकॉर्डिंग टू दैट्स इक्वेशन दैट्स 2Ni+1. सो 2 × 4 रोडियम into 1/2 plus 1, 2 get cancelled, 4 1 plus 5. So that means the 5 lines were expected, hyperfine lines were expected for this particular complex now. Okay, now next question. Catalytic converters are used for the reduction and oxidation reaction to reduce the harmful emission. Right, correct है. क्योंकि जो कैटलिटिक कन्वर्टर जो होते हैं ना, यानी कि कैटलिस्ट जो होते हैं, ये इनका काम ही होता है, राइट. सो ये ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करते हैं टू रिड्यूस दैट हार्मफुल एमिशन. नाउ द क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ओके, ये इसका कन्वर्शन बेसिकली इसको रिड्यूस कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल. सो जनरली क्या होता है, हमारे पास 3 ऐसे मेटल है जो ये काम करते हैं. एक हो गया प्लैटिनम, दूसरा हो गया आपका पैलेडियम और तीसरा हो गया आपका रोडियम. ओके, सो नाउ यहाँ पर ये तो ऑप्शन आपका आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा आपका, ये इसमें प्लैटिनम है, निकल नहीं होता. सो दैट मीन्स ये A इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज़ यूज टू रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यूजिंग व्हाट द प्लैटिनम एंड रोडियम. ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट कीटोकोनाजोल. कीटोकोनाजोल एक पर्टिकुलरली मेडिसिन है, राइट, जिसका काम होता है ईस्ट इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में काम करता है, राइट. सो दैट मीन्स इट शुड बी अ एंटी फंगल काइंड ऑफ द केमिकल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ प्रोड्रग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दैट प्रोड्रग नाउ. सो प्रोड्रग क्या होते हैं, प्रोड्रग मतलब पहले तो वो एज ए ड्रग का ही काम करते हैं, लेकिन जब वो सबसे पहले प्रोड्रग को हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ओके, सो लेट्स एग्जांपल कोई टैबलेट है, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर उसका कन्वर्शन होता है, राइट, और उसका कन्वर्शन होता है किसी एक्टिव ड्रग में, यानी कि बिफोर दैट इट इज़ नॉट अ एक्टिव ड्रग. ओके, सो पहले वो प्रोड्रग रहेगा. सो देन इट कन्वर्ट्स इन अ बॉडी दैट कन्वर्ट्स इनटू द एक्टिव नाउ. अब इसमें से ऐसे कौन से हैं जो एक्टिव ड्रग बाद में बन जाते हैं, पहले तो वो प्रोड्रग ही होते हैं. सो एस्पिरिन इज़ द बेस्ट एग्जांपल नाउ. और यहाँ पर एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन को सबसे पहले जब हम बेसिकली एस्पिरिन का इंटेक होता है तो लिवर में ये कन्वर्शन होता है इसका सैलिसिलिक एसिड में. ओके, एंड सो सैलिसिलिक एसिड इज़ द एक्चुअली एक्टिव ड्रग ना. ओके, सो एक्टिव ड्रग का जो काम कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, एस्पिरिन कर रहा है. सो द B इज़ द करेक्ट आंसर ना. ओके, नाउ सो DTG यानी कि जिसको अपन डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस कहते हैं. सो जहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंज इन वेट तो होता ही है, ओबियस बात है, हीट इन्वॉल्व होती है, राइट, और टेम्परेचर भी बदलता है वहाँ पर, टेम्परेचर तो बढ़ते रहता है वहाँ पे, बट एक्चुअल मेन प्रॉपर्टी जो है ना उसकी वो है ये वाले. सो द रेट ऑफ
change in weight, that is the only property we are get from that DTG now, ये measure किया जाता है वहाँ। ओके चलिए, द स्पीसीज दैट कंटेन वैकेंट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है ना, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल दिया है NaEN3, इट इज़ sp3d2। दूसरा दिया है NiCl4, इट इज़ sp3। NiCN4, इट इज़ DsP2, करेक्ट। और NiCO4 ये भी आपका दिया है sp3। नाउ सी द ऑर्बिटल्स विच आर इन्वॉल्व हियर। यहाँ पर आपका एक s और 3 p होंगे, यानी कि 4s है तो 4px 4py और 4pz होगा। ये दोनों सेम ही है लगभग, तो इसमें ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं sp3d2 में। इट इज़ अ आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, यानी कि हमने जो यूज़ किया है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो आपका ये भी आंसर का रॉन्ग हो गया। सो द स्पीसीज दैट कंटेन वैकेंट dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो ओनली द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया कि जहाँ पर ऑर्बिटल की जो रेंज होगी वो dxz yz, ये सबसे ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। उसके बाद आपका आएगा dxy और उसके बाद आएगा आपका dz स्क्वायर और एट द एंड आपका आएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द ओनली ऑर्बिटल विच इज़ वैकेंट इन स्क्वायर प्लेनर सिस्टम ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ये इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। ओके ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। FeCl2 4H2 and FeCl3 6H2 can be distinguished by 57 mass bar spectroscopy. The incorrect statement from the following. Yes, the well-known technique to differentiate the type of an iron, right, oxidation state of the iron, geometry of the iron can be easily distinguished using what the mass bar, right. अब ये एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है Fe डाई पॉजिटिव, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है Fe ट्राई पॉजिटिव, फेरस एंड फेरिक क्लोराइड, राइट। So the configuration for Fe die positive is T2G कितना है 4, because it is both are low spin complexes, T2G 4Eg2, तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन में होगा और ये होगा आपका D5 में। और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, इसका बन सकता है T2G3 और Eg2 नाउ सी मास बार क्या दिखाता है। मास बार हम सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, यानी कि क्वाड्रपल स्प्लिटिंग के लिए, आइसोमर शिफ्ट के लिए तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। ओके, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नहीं होगी तो फिर पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि आयरन में होते हैं, सबसे पहला। दूसरा होता है क्वाड्रपल स्प्लिटिंग। क्वाड्रपल स्प्लिटिंग कब होती है, जब आपका कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अनसिमेट्रिक हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिक हो। देखो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल है, राइट। यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है ये सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पर नो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग, यहाँ क्वाड्रपल स्प्लिटिंग आपको मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको हाई स्पिन D6 में आपको क्वाड्रपल स्प्लिटिंग जो है ये देखने को मिलेगी, यानी कि आपको स्प्लिट डबलेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। डबलेट आपको मिल गया, यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगलेट ही मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आपको निकालना है, ठीक है। बोथ कंपाउंड्स आर हाई स्पिन, एक्यूरेट है, दोनों हाई स्पिन है, क्लोरीन वाले हैं। क्वाड्रपल स्प्लिटिंग ऑफ FeCl2 4H2 इज हायर देन दैट ऑफ द FeCl3 6H2। दिस इज ऑल्सो व्हाट द करेक्ट, क्योंकि क्वाड्रपल स्प्लिटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है दोनों के बीच में, यहाँ तो क्वाड्रपल स्प्लिटिंग ही नहीं है। तीसरा, बोथ कंपाउंड शो द सेम आइसोमर शिफ्ट। नो, आइसोमर शिफ्ट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। यानी कि जो आइसोमर शिफ्ट है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ में, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में, बराबर है। सो ऑक्सीडेशन नंबर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड प्रोपोर्शनल टू एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज़्यादा रहेगा तो आइसोमर शिफ्ट आयरन 3+ की कम रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर जो रहेगा ये थोड़ा सा एक रॉन्ग आंसर यहाँ पर होगा। और लास्ट में देखो आइसोमर शिफ्ट ऑफ FeCl2 4H2 इज़ हायर देन दैट ऑफ दी, यस करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर आयरन आपका डाई पॉजिटिव है और यहाँ पर आयरन आपका कितना है, ट्राई पॉजिटिव है। ओके, आइसोमर शिफ्ट किससे ज़्यादा होनी चाहिए,
जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम उसकी आइसोमरशिप ज़्यादा, यानी कि आपका पहला ए बी और डी ये करेक्ट है, सिर्फ आपका जो सी है वो आपका इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक कंपाउंड दिया है, सॉल्यूशन आपका CrH2O6 3+ आर पेल ब्लू ग्रीन कलर बट क्रोमाइट इज एन इंटेंस। सीधी सीधी बात है, ये आपका D3 में जाता है, ये जाता है आपका D0 में। ठीक है, सो D3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से DD ट्रांजिशन पॉसिबल है और D0 में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लिगैंड टू मेटल ट्रांजिशन आपका होगा और लिगैंड टू और डी मेटल ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। और इसी वजह से क्रोमेट हो गया, राइट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, मैग्नेट है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, ये ज़्यादातर इंटेंस होते हैं बिकॉज ऑफ वॉट दी चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमेना। सो दी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आपको जो आंसर इसका निकालना है वो क्या रहेगा। सो इट इज़ वॉट दी, पहले में DD होगा और CR उसमें आपका ट्रांजिशन कौन सा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा, राइट। सो ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो DD ट्रांजिशन दोनों में होता है क्या, नहीं, DD ट्रांजिशन इन 1 एंड चार्ज ट्रांसफर इन 2, दिस इज करेक्ट। चार्ज ट्रांसफर इन 1 एंड ये भी गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास थे यहाँ पे। ओके, नाउ सी द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन अगेन केमिस्ट्री। एक आपको दिया है टेट्रा कॉम्प्लेक्स दिया है आपका प्लैटिनम वाला PPS3 और एक लिगैंड यहाँ पर हमको लगाना है दिस वन C2CF3 4 टाइम, ऐसे वाला आपका रिएक्शन यहाँ पर होगी। दिस इज CF3, दिस इज CF3 एंड दिस इज व्हाट दी CF3 टेट्रा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, इसका डिसोसिएशन आपका हो जाएगा, देन एक्सचेंज ऑफ लिगैंड होगा और फॉर्मेशन ऑफ मोनोमेरिक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। सो बिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन, मतलब आपका बिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन, देखो यहाँ पर आपके पास ट्रिस है तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं आपका, यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं आपका, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट्स द सी नाउ। और इसका नाम क्या रहेगा, बिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन, क्या नाम रहेगा इसका, बिस ट्राइफिनिल फॉस्फीन, बिस क्या रहेगा, ट्राइफ्लोरोमेथाइल, ट्राइफ्लोरोमेथाइल platinum 0. So this is the name of the compound which is formed in this reaction. ये थोड़ा सा, yes, 47 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एन एक्सियली सिमेट्रिक फील्ड द फर्स्ट एनक्यूर ट्रांजिशन दैट इज I इज इक्वल टू 3/2, और ये तो सीधा सीधा इक्वेशन है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू प्लस E स्क्वेयर बाय E स्क्वेयर QQ बाय व्हाट दी 2, दैट्स द आंसर। ओके, नाउ सी इन द 19F NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ClF3 है ना, इट्स अ T शेप मॉलिक्यूल ClF3. So these are the 3 fluorine atoms which are present, or 2 on axial, 1 is on equatorial. So आपको यहाँ पर obvious बात है 2 signals आपको मिलेंगे। So the number of signals इतने मिलने चाहिए आपको, और एक यहाँ पर ये भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि जो 2 फ्लोरीन होते हैं, so they can exchange their position now, but at low temperature that is possible. So these 2 fluorine can exchange with this, okay, because आपने देखा होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिस्टम में क्या होता है, जो 2 लिगैंड्स होते हैं एक्चुअली वो इक्विटोरियल के साथ एक्सचेंज करते हैं, बट यहाँ पर आप वो अगर आप नहीं कंसेप्ट लगाते तो यहाँ पर आपको 2 सेट आपको मिलेंगे। सो दिस फ्लोरीन इज एन A सेट, दिस विल बी एन B सेट। सो एक ट्रिपलेट मिलेगा और एक आपको डबलेट मिलेगा, है नहीं, यानी कि यू विल गेट द 2 सिग्नल्स, 1 इज डबलेट एंड 1 इज व्हाट दी ट्रिपलेट। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे पार्ट 1 में। रिमेनिंग क्वेश्चन जो रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। सो इसके मैं कुछ सेक्शंस बना के अलग अलग इसमें कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाए। तो एक पार्ट हमने लिया है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 48। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 49, ओके, ऑनवर्ड्स। ओके, सो आप
इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस माइट बी दे मे बी रॉन्ग एक्सप्लेन, ओके। सो विथ माय नॉलेज मैंने जितना हो सकता है मैंने कोशिश किया हूँ। सो बट अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, सो गिव मी द रेफरेंस, ओके, एंड आप कमेंट कर सकते हो उसके लिए, ओके। सो बिकॉज इट शुड बी अ इंटरेक्टिव सेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर द योर रिजल्ट, ओके।